कभी किसी टाइम पे जब वो एग्जर्शन ज़्यादा करता है या इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हार्ट अटैक या कोई भी दूसरी बीमारी, ये सब कैन रिजल्ट इनटू कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल चीज़ है दैट द पेशेंट इज सो सिक, इतना बीमार है कि वो उसका हार्ट बंद हो चुका है और ये डेथ के बिल्कुल क्लोज है। सॉल्ट, शुगर, दो चीज़ें हैं दैट कम, शुगर तो बहुत ही खराब है, सॉल्ट भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। इफ़ यू फॉलो दीज थिंग्स तो आई थिंक लॉट्स ऑफ थिंग्स विल चेंज। अरेस्ट के कोई लक्षण नहीं है, अरेस्ट मतलब उसका हार्ट बंद हो चुका है। जिसके लक्षण हैं वो हार्ट अटैक है। एक अजीब सा टाइटनेस उसके चेस्ट में होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ दबा रहा है छाती में। सफोकेशन होता है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना आता है, और एक जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, उसको लगता है कि कुछ अब वो बचने वाला नहीं है। जैसे आपको कोई बोल रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हेवीनेस हो रहा है, ये हार्ट अटैक आ रहा है, इसको आपको हॉस्पिटल ले जाना है। कार्डियक अरेस्ट हो गया है, डोंट गो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको हॉस्पिटल ले जाने में। पहले उसको सीपीआर दे के रिवाइव। सीपीआर का तरीका ये होता है कि पहले पेशेंट हार्ड बेड पे होना चाहिए, क्योंकि अगर स्प्रिंग बेड हो या सॉफ्ट बेड है, उसमें आप जितना उसको दबाएंगे वो अंदर चला जाएगा। तो हार्ड बेड पे होना चाहिए और दोनों हाथों को कैसा क्लास्प करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और फिर ये वाला पोर्शन रहता है, उससे हमें उसको दबाना है। और कहाँ पे दबाना है? ये दो निपल है और ये मिड लाइन है, ये जहाँ पे आपस में कट करते हैं बीच में, सेंटर में। हाँ, तो यहाँ नहीं दबाना है, नीचे नहीं दबाना है, पेट पे नहीं, बीच में इतना दबाना है कि कम से कम वो 2 इंच अंदर चला जाए, 2 सेंटीमीटर 2 इंच के आसपास। तो हजारों कंडीशंस हैं। ये सारी कंडीशंस जब डिजीज प्रोसेस बहुत सीवियर हो जाता है, दे ऑल रिजल्ट इनटू कार्डियक अरेस्ट एंड कार्डियक अरेस्ट रिजल्ट्स इन डेथ। कार्डियक अरेस्ट में आपको 3 मिनट का टाइम है और सीपीआर करना है। एक्चुअली घी इज वेरी गुड। अब बहुत अच्छा ये है कि डालडा वगैरह मिलता ही नहीं है। अब जो आपके पास आता है वो शुद्ध घी, लेकिन लोगों के दिमाग में घुस गया है कि वो घी भी नहीं खाते। सो फेयर अमाउंट ऑफ घी इज नॉट बैड। ऑयल में जैसे सरसों का तेल खाया या पीनट ऑयल खाया, देयर पाम ऑयल इज वेरी बैड, इट शुड नेवर बी टेकन। देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहला, वाइट शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा, स्ट्रीट फूड जितना भी है, जंक फूड जो हम खाते हैं इधर उधर, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, बट यू शुड नो कि द वे इट इज़ बिन कुक्ड। तो अगर आपके जेनेटिक मदर फादर को हार्ट अटैक आया है तो आपको अपना चेकअप 20 साल की एज के आसपास करवा लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या आपको शुगर की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स है, या आप ओबीज हैं, या आप बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बाकी चीज़ें, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। देखिए, 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास, अगर आपने वो नहीं किया तो 100% जान जाएगी। मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला तो पेशेंट बचने वाला नहीं। हेलो, हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनबीटी लाइफ के स्वास्थ्य चर्चा में। मेरा नाम मेघा है और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 शब्द हैं, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। दोनों बिल्कुल अलग है, हालांकि दोनों सीरियस भी बहुत ज़्यादा है और दिल से जुड़ी हुई एक बीमारी है, लेकिन अक्सर लोगों को दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। सभी को लगता है कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक सेम ही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, दोनों के सिम्टम्स भी अलग हैं, वार्निंग साइंस भी अलग है। तो आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आखिर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कार्डियक अरेस्ट क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और सीपीआर के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हो सकता है
और कैसे इसके बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल और एक्सपीरियंस्ड गेस्ट मौजूद हैं, जिन्हें इस फील्ड में 38 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है। डॉक्टर सभी के दिलों का इलाज करते हैं। तो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हैं डॉक्टर अजय कौल, जो कि चेयरमैन है कार्डियक साइंसेज के फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें अपना समय दिया और इस सेशन में हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि आजकल लोगों में दिल की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले में। आए दिन किसी न किसी के हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मौत होने की खबर हमें मिलते रहती है। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आप यही बताइए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या डिफरेंस है, कैसे समझें? देखिए, पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हार्ट जो आप बोल रहे हैं, डेथ या कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल चीज़ है। दैट इज द पेशेंट इज डाइंग और इज डेड, सो दैट इज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स, जबकि हार्ट काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब जो आप हार्ट अटैक बोल रहे हैं, हार्ट अटैक का मतलब ये होता है लेमैन्स टर्म में कि ये हार्ट की एक बीमारी है जो कि पेशेंट को पहले से होती है, उसको कॉरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। कभी किसी टाइम पे जब वो एक्सर्शन ज़्यादा करता है या इमोशनली चार्ज्ड हो जाता है तो उसको चेस्ट पेन होता है, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, हार्ट अटैक या कोई भी दूसरी बीमारी, ये सब कैन रिजल्ट इनटू कार्डियक अरेस्ट। सो कार्डियक अरेस्ट एक फाइनल चीज़ है, दैट द पेशेंट इज सो सिक, इतना बीमार है कि वो उसका हार्ट बंद हो चुका है और ये डेथ के बिल्कुल क्लोज है। सो कार्डियक अरेस्ट एक्चुअली, डेथ एक लास्ट स्टेज है, उसके पहले कार्डियक अरेस्ट है, उसके पहले हार्ट अटैक। सो ये समझना, ये 3 स्टेजेस हैं। सो एक पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया, अगर आपने टाइम पे उसको दवाइयाँ दे दी तो वो बच सकता है। अब अगर उसको टाइम पे दवाइयाँ नहीं दी तो वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या है, सीपीआर वगैरह यूज होता है। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि सीपीआर यूज होता है कार्डियक अरेस्ट में, हार्ट अटैक में नहीं। हार्ट अटैक में उनको क्विक एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना। सो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हार्ट अटैक जो है वो एक स्टेज है और उसका फाइनल स्टेज जो है वो कार्डियक अरेस्ट होता है, जो जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल, और दोनों का मैनेजमेंट अलग है। अलग जैसे आपको कोई बोल रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, हेवीनेस हो रहा है, ये हार्ट अटैक आ रहा है, इसको आपको हॉस्पिटल ले जाना है। कार्डियक अरेस्ट हो गया है, डोंट गो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसको हॉस्पिटल ले जाने में, पहले उसको सीपीआर दे के रिवाइव। लोग बाग क्या करते हैं, जैसे वो देखते हैं किसी को अरेस्ट हो गया है, वो पहले एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसको ले जाते हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम खत्म हो रहा है। दैट्स इट। तो अगर किसी को लक्षण समझने हो कि कार्डियक अरेस्ट के लक्षण क्या होते हैं और हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, तो कैसे समझेंगे? देखिए, अरेस्ट के कोई लक्षण नहीं है। अरेस्ट मतलब उसका हार्ट बंद हो चुका है। जिसके लक्षण है वो हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक कभी भी अगर हो, 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट एक अजीब सा टाइटनेस उसके चेस्ट में होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ दबा रहा है छाती में। सफोकेशन होता है पेशेंट को, सांस लेने में दिक्कत होती है, पसीना आता है, और एक जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, उसको लगता है कि कुछ अब वो बचने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी, बहुत पिक्यूलियर फीलिंग होता है। तो ये चीजें हैं। दूसरा, वो एकदम से उनको वॉमिटिंग होने लगता है, नौशिया होता है। ये क्लासिकल फीचर्स हैं। जितने हम पेशेंट देखते हैं वो बोलेंगे साहब हमें थोड़ा सा अजीब सा चक्कर आया तो हम बैठ गए, उसके बाद हमें कुछ ऐसा उल्टी सी हो रही थी और हमें बहुत ऐसा छाती में लगा कि कोई ज़ोर से दबा रहा है, और बाह में भी दर्द हो रहा था, जॉ में भी दर्द हो रहा था, और पसीने बहुत आ रहे थे। ये क्लासिकल है और कुछ हो ही नहीं सकता है, इसको हार्ट अटैक ही बोलते हैं। बिल्कुल। तो कई बार गैस का भी जो अटैक आता है वो भी कुछ इसी तरीके का प्रॉब्लम ये होता है, गैस का इसलिए कंफ्यूज होता है आदमी। हार्ट का पेन जो है वो बहुत कम ऐसा होता है जैसे आप मूवीज में देखते हैं कि आदमी ने छाती पे हाथ रखा, मुझे इधर दर्द हो रहा है, वो बहुत कम पेशेंट्स को होता है। मेन प्रॉब्लम ये होता है उसको अपर एब्डोमेन में पेन होता है। अब ये एक चीज है जिसकी वजह से हार्ट का पेन जो रहता है वो 3-4 जगह पे जाता है। एक, लेफ्ट बाह में अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है, ये हार्ट अटैक हो सकता है, उसको छाती में दर्द नहीं हो रहा है, जॉ में दर्द हो रहा है या अपर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है। ये 3-4 जगहें हैं जहाँ के हार्ट का पेन होता है। ठीक है।
और इसकी वजह से क्या आता है, आपको लगा कि भाई मुझे पेट में दर्द हो रहा है, तो हो सकता है ये गैस की वजह से इंडाइजेशन है, लोग सोचते हैं कल कुछ खा लिया था इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डाइजेशन ले, जैसे ये पेंटोडैक हो गया या कुछ जेलोसिल ले लिया या कुछ ले लिया, या डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी अगर बहुत बिजी है तो कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, ये डाइजेशन की मेडिसिन ले लीजिए। ये बहुत डेंजरस होता है। ये पेशेंट्स कभी कभी ये आपको वार्निंग दे रहे हैं कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, एंड दैट इज़ ये बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। ओके। तो डॉक्टर, जैसे कार्डियक अरेस्ट के बारे में आपने कहा कि इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये एक साइलेंट अटैक की तरह आता है और सीधे ऐसी मतलब नहीं, अगेन साइलेंट अटैक नहीं आता है। जब पेशेंट को ये सिम्टम्स आ रहे हैं, हाँ, आप अब लेट अस टेक ए स्टोरी। जैसे ये पेशेंट एक आया, हमारे ऑफिस में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक पेशेंट आया, मतलब आप कहीं पे मेरे को अभी बुलाया जाता है कि साहब इस पेशेंट को बोल रहा है मुझे छाती में दर्द है। मैं पूछूंगा भाई क्या है? साहब मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं और छाती में बहुत हेवीनेस लग रहा है, वॉमिटिंग सा लग रहा है ऐसा। अब हमें मालूम है कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है। मैं एज अ डॉक्टर और लेमैन को भी मालूम होना चाहिए कि अगर उन्हें लगे कि सिम्टम्स कंफर्म्ड है, इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप एस्पिरिन की एक टैबलेट, उसका मतलब 2-3 टैबलेट्स उसको चूरा करके पानी में घोल के उसको पिला दीजिए। और दूसरा ये होगा कि मैं बोलूँगा कि भाई डॉक्टर, इमीडिएटली मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करूँगा और हॉस्पिटल को फ़ोन करूँगा कि भाई ये आ रहा है और इसको ले जाएं। अब क्या होता है, हम ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, अब हुआ ट्रैफिक जैम। अब ये ट्रैफिक जैम में हम फंस गए तो हम टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि पेशेंट बोलता है साहब मैं बेहोश हो रहा हूँ, एंड देन स्टॉप्स टॉकिंग। नाउ दैट इज अ कार्डियक अरेस्ट। ओके। सो ये एग्जैक्ट डिफरेंस है। अब कार्डियक अरेस्ट है, अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इसका सीपीआर चालू करना कर चाहिए देना चाहिए। ताकि हम इसको रिवाइव करके हॉस्पिटल ले जाएं। अगर हम ये करें कि भाई हमने सीपीआर उस टाइम नहीं दिया, ये पेशेंट विल डाई, जान जा सकती है। बिल्कुल, he will die, he will definitely die. ओके। So this is what it is like. So there is no confusion between the two. कोई confusion नहीं है। हार्ट अटैक अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। एक में हमने एम्बुलेंस की तैयारी की और एक में हमने सीपीआर चालू की। तो डॉक्टर, सीपीआर के बारे में ही थोड़ा सा बताइएगा कि लोगों को भी इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर उनके सामने किसी को वो उस फेज़ में आ गए कि अब उनका कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, तो सीपीआर कैसे दें ताकि उनकी जान बचाई जा सके? देखिए, फॉर सीपीआर एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर डेटा देखें कि कार्डियक अरेस्ट, मैं बता रहा हूँ वो स्टेज जबकि हार्ट रुक चुका है, मैं चेस्ट पेन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब उसमें देखा गया कि 70% जो अरेस्ट होते हैं वो घर में होते हैं। अच्छा। जब पेशेंट्स, मतलब ना ये जब भी इसका डेटा लिया गया है तो 60-70% ये घर के अंदर होते हैं, 20-30% ये ऑफिसेज में होते हैं, और सिर्फ 10% हॉस्पिटल में होता है। सो हॉस्पिटल में जहाँ की सारी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ इंसिडेंस बहुत ही कम है। मोस्टली ये अरेस्ट घर में होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जैसे पेशेंट सुबह उठा, नहाया धोया और उसको हेवीनेस चालू हुई। अब होता ये है कि लोग बाग अवॉइड करते हैं, चलो अब हॉस्पिटल कौन जाएगा या कुछ है, तो कहते हैं चलो अभी कुछ दवाई दे दें, कुछ दे दें, एंड इट इवॉल्व्स इनटू अरेस्ट। फिर क्या होता है, अब इनको घर में मालूम नहीं रहता। इवन हमें हर ऑफिस में हर आदमी, गवर्नमेंट इज टेकिंग एन इनिशिएटिव, हॉस्पिटल्स हैं, आपके प्रोग्राम्स हैं, ये एक बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही आपने देखा, जैसे ये मैं एम्बुलेंस का आपको बता रहा था, अब एम्बुलेंस जा रही है, हमने देखा ये पेशेंट ने एकदम आंख बंद कर दिया, और अब हमें मालूम नहीं है अरेस्ट है कि वो सो रहा है या अनकॉन्शियस हो गया। सबसे पहले उसको हिलाना चाहिए और टैप करना चाहिए शोल्डर पे कि जो कुछ, मान लीजिए इनका नाम अनिल कुमार है, अनिल कुमार आंखें खोलिए, जोर से हिलाना है उसको। कभी कभी क्या होता है कि वो आंखें खोल देता है और इधर उधर देखने लग जाता है, तो इसका मतलब है उसको कार्डियक अरेस्ट नहीं हुआ है। दूसरा है कि जैसे ही आपने देखा कि इसको ये कार्डियक अरेस्ट हुआ और कोई पेशेंट घर पे है, तो एक फोन घुमाना है, क्योंकि आप सीपीआर बहुत देर तक नहीं दे सकोगे।
या फ़ोन घुमाना है या चिल्लाना है कि किसी को बुलाना है जो घर में होगा। ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा कमरे में है कोई, तो एकदम शाउट करना है। तो पहला आपको देखना है कि पेशेंट ऐसा तो नहीं नींद में चला गया है। दूसरा आपको शाउट करना है, और शाउट करने के बाद तीसरा स्टेप होता है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, तो इसको देखना है उसमें पल्सेशन आ रहा है क्या, या हाथ में पल्सेशन आ रहा है क्या। नस चल रही है। अगर चल रही, अगर चल रही है तो वो अरेस्ट में नहीं होगा। अच्छा, वो भी अरेस्ट में नहीं होगा। क्योंकि अरेस्ट होता है जो हार्ट बीट कर रहा है ना, वो बंद अरेस्ट होगा। होता है स्टॉप। और अगर स्टॉप हुआ है, कार्डियक अरेस्ट मींस हार्ट स्टॉप्स, उसमें आपको पल्स नहीं आएगी, नस बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो अगर नस बंद हो गई है, इसका मतलब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। अब सीपीआर को रोल चालू होता है। अगर आपको पल्स फील हो रही है, इसका मतलब पेशेंट बात नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन उसका हार्ट चल रहा है, उसको मसाज देने की जरूरत नहीं है। तो 3 चीजें हैं। पहला, आपने उसको कंफर्म किया कि वो रियली अरेस्ट में है। दूसरा, आपने किसी को बुला लिया हेल्प के लिए। तीसरा, आपने उसका पल्स देख लिया। तो दोनों चीजें आपने देख लिया। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा नोज के पास भी हाथ रख के या कुछ देखते हैं, ब्रीथ तो नहीं कर रहा है, सांस आ रही है कि नहीं। तो ये 3-4 चीजें हो गई। इसके बाद हमें सीपीआर चालू करना है। और सीपीआर का तरीका ये होता है कि पहले पेशेंट हार्ड बेड पे होना चाहिए, क्योंकि अगर स्प्रिंग बेड हो या सॉफ्ट बेड है, उसमें आप जितना उसको दबाएंगे वो अंदर चला जाएगा। तो हार्ड बेड पे होना चाहिए, और दोनों हाथों को कैसा क्लास्प करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और फिर ये वाला पोर्शन रहता है, उससे हमें उसको दबाना है। और कहाँ पे दबाना है, ये 2 निपल है और ये मिड लाइन है। ये जहाँ पे आपस में कट करते हैं बीच में, सेंटर में। तो यहाँ नहीं दबाना है, नीचे नहीं दबाना है, पेट पे नहीं, बीच में इतना दबाना है कि कम से कम वो 2 इंच अंदर चला जाए, 2 सेंटीमीटर, 2 इंच के आसपास। और इट शुड बी इफेक्टिव, मतलब काफ़ी ज़ोर से दबाना होता है। और मतलब हमें सेकंड्स के हिसाब से गिनना होता है। तो 1 मिनट में करीब 100 बार हमें दबाना पड़ेगा उसको। 60 सेकंड में 100 बार बिल्कुल बिल्कुल। और होता यह कि 30 के बाद आप उसको 2 ब्रेथ्स दे सकते हैं। मतलब सांस आर्टिफिशियल माउथ में ब्रीथ कर सकते हैं। बहुत लोग, अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है, जैसे समबड़ी मान लो कोई है जो देना नहीं चाहते हैं, तो इट्स ओके, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मसाज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल। और थोड़ा सा वेट किया। और अब वो शायद अगर आप अकेले हैं तो ऑब्वियसली आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोई दूसरा आदमी अगर आपके साथ है तो देख सकता है कि भाई यहाँ पे आपके इससे दबाने से पल्सेशन आ रहा है क्या। इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ इफेक्टिव, मतलब हार्ट आप बीट करना चालू कर दिया है। और हर थोड़े थोड़े देर बाद हम फिर से पल्स चेक करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये धक्का देने से ही, दबाने से ही हार्ट चालू हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आप, जैसे ये ऑफिस है, तो ऑब्वियसली अच्छी जगहों पे, अच्छे ऑफिसेज में एक डिफिब्रिलेटर मशीन होती है कहीं कहीं लगी हुई। तो अगर वो मालूम चल जाए कि है आपके ऑफिस में और लोगों को आइडिया है, तो डिफिब्रिलेटर मशीन इज लाइफ सेविंग। मतलब उसको आपने एक शॉक दिया तो पेशेंट का हार्ट वापस आ जाता है। अच्छा। तो ये 2-3 चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। और बाय द टाइम, जैसे हम एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच जाएगा। और अगर मसाज करते करते आपने उसको पहुंचाया है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ये आदमी बच सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। क्योंकि हुआ ये है कि एक बहुत सिंपल चीज़ समझना है कि हार्ट बीट कर रहा है तो सब ऑर्गन्स में ब्लड जा रहा है, ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हुआ है बीट करना बंद कर दिया। अब क्या कर रहे हैं हम आर्टिफिशियली उसकी बीट चालू रख रहे हैं ताकि ब्रेन को ब्लड मिलता रहे, क्योंकि अगर स्टैटिक रहेगा तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा। तो हम इसको दबाते हैं ताकि ब्रेन में ब्लड, और ब्रेन में ब्लड जाता है तो आदमी कॉन्शियस है, अलाइव है, सब कुछ है। क्योंकि बाकी ऑर्गन्स जो है ना, जैसे लिवर हुआ, किडनी हुआ, हार्ट हुआ, इसमें आपने थोड़ा ज़्यादा देर तक भी अरेस्ट हुआ तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्रेन 2-3 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो पर्सन इज डेड फॉर एवर। उसी से तो पूरी फंक्शनिंग होती उसी है। से प्रॉब्लम होती है, उसी से सब कुछ होता है। और वही एक चीज़ है, कई बार अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम होता है तो हम उसकी टांगें थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ब्रेन हेड नीचे कर देते हैं, ताकि जितना बचा हुआ ब्लड है वो ब्रेन की तरफ चला जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत सिंपल होता है। इनफैक्ट ऑफिसेज में भी, जैसे ये ऑफिस है, ज़रूरी नहीं है कि आप लाइव डेमो के लिए किसी को हॉस्पिटल से बुलाइए या कुछ कहे। वीडियोस रहते हैं, इसके वीडियोस देख लेना चाहिए, हमेशा रिवाइज करना चाहिए। आपका अगर डिफिब्रिलेटर है मालूम होना चाहिए कहाँ पे है, फिर
डेमो ये हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। ओके डॉक्टर, आपने सीपीआर के टाइम पर बताया कि कम से कम हमें इतनी ज़्यादा स्पीड से करनी है कि 2 इंच तक जो है हमारी छाती में हमें प्रेशर लगाना है, तो पसलियों का भी टूटने का डर होता है? देखिए, आपको लाइफ बचाना है, पसलियाँ टूटती हैं, वापस आ सकती है फिर? हाँ हाँ, वो आराम से आप वापस आ जाते ओके। हैं। देखिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि इवन हॉस्पिटल में कई बार नर्सेज होती हैं, वो मसाज देती हैं, लेकिन इट मे नॉट बी इफ़ेक्टिव। हाँ। और ये समझ लीजिए कि अगर आपका मसाज इफ़ेक्टिव नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका, क्यों ये मैं बोल रहा था 2 इंच का, क्योंकि चेस्ट वॉल आपकी यहाँ पे, जब तक हार्ट थोड़ा कोलैप्स नहीं करेगा, तब तक वो पंप नहीं करेगा ब्लड। अगर आप उसको दबा रहे हैं ऐसा कि वो ऐसा-ऐसा कर रहा है, तो तो उससे फिर तो इजेक्शन आएगा ही नहीं। हम्म, प्रॉब्लम यहीं पे होती है, जो सीपीआर भी लोग देते हैं, जब तक वो इफेक्ट, इसलिए क्या है, ये कभी भी बेंड नहीं करना चाहिए, हाथ हमेशा ऐसा टाइट होने टाइट चाहिए, होना चाहिए। एंड यू शुड कीप ए प्रॉपर प्रेशर। और इन माय ओपिनियन वीडियोस देखने चाहिए, वीडियोस बहुत सारे हैं चैनल्स पे, और इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ओके। अच्छा, अगर सही टाइम पर किसी भी पेशेंट को जिसे कार्डियक अरेस्ट आया है, सीपीआर नहीं दिया गया, तो उसकी फिर जान जा सकती है और कोई चांस है कि उसकी जान बचाई जा सकती है? देखिए, 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास, हम्म, अगर आपने वो नहीं किया तो 100% जान जाएगी, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम्म, अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिला हम्म, तो पेशेंट बचने वाला नहीं है। नहीं, ओके। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सीपीआर दिया जाए, और सही सीपीआर दिया जाए। करेक्ट, सही सीपीआर देना बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर, जैसे सीपीआर के अलावा, जैसे अब सीपीआर दे दिया, उसकी जान बच गई, उसके बाद फिर हमें हॉस्पिटल लेकर के गए पेशेंट को, तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? देखिए, अब जैसे मैंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे 10-12 रीजंस हैं। हार्ट अटैक एक हो गया, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, एओर्टिक वाल्व अगर स्टेनोसिस है उससे हो सकता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, तो हज़ारों कंडीशंस कारणों हैं। के कारण। ये सारी कंडीशंस, जब डिजीज प्रोसेस बहुत सीवियर हो जाता है, दे ऑल रिजल्ट इनटू कार्डियक अरेस्ट, एंड कार्डियक अरेस्ट रिजल्ट्स इन डेथ। कार्डियक अरेस्ट में आपको 3 मिनट का टाइम है और सीपीआर करना है। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि व्हाट आर द रीजंस, तो सिर्फ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज नहीं है, एओर्टिक वाल्व, जैसे जो एक वाल्व होता है बॉडी में, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, अगर ये बहुत टाइट बंद है तो हार्ट डिस्टेंट हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी कार्डियक अरेस्ट कर सकता है अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया और हेवी एक्सर्शन कर रहे हैं, किसी दिन यू कैन गो इनटू अरेस्ट। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे हम देखते हैं एथलीट जो कि रियली मतलब जिनका फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छा अच्छा है, होता है। आपने देखा होगा कभी कभी फुटबॉल फील्ड पे अचानक गिर पड़ते हाँ, हैं, ये आजकल वीडियोस भी बहुत आते बिल्कुल, हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ ए डिजीज कॉल्ड हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। अब ये चीज़ होता है जो कि डिटेक्ट नहीं होता है। तीसरी चीज़ है कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बचपन में एक बीमारी होती है हार्ट के अंदर, या एनॉमलस कॉर्निया ऑरिजिन, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और ये सारी चीज़ें अगर हेवी एक्सर्शन आदमी करता है तो दे ऑल कैन रिजल्ट इनटू अरेस्ट। मतलब तो ज्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी? स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, Okay. स्ट्रेनियस एक्सरसाइज होता है, जैसे आप जिम में गए, आप ऑर्डिनरी ट्रेडमिल करें, ऑर्डिनरी ये करें, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। होता। लेकिन बियॉन्ड ए लिमिट, अगर आप जैसे बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं और बाकी चीज़ें, या लोग बाग बहुत बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ये मतलब मेरे को तो लगता है इसके पहले एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और ये जिम ट्रेनर्स जो होते हैं, देखिए इनका कुछ लिमिटेशंस होती हैं। हाँ। इनको मालूम है कि बॉडी को कैसे टोन किया जाए, लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि पेशेंट कैन हैव सीरियस प्रॉब्लम्स। तो मेरे हिसाब से जब तक एक लॉ बनना चाहिए, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिम में बहुत सारी, कि जब तक आपके पास एक डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं है कि यू आर फिट, तब तक आप एक लेवल से ऊपर की एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, अगर आपकी बॉडी फिट है, सपोज आप कल गए, मैंने देखा, मैंने कहा यू हैव नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, देन यू कैन इंक्रीज टू एनी लेवल, और आप अपना जैसा भी करना है कर सकते हैं। मगर अगर आप ऑर्डिनरी एक्सरसाइज से आगे जा रहे हैं
तो एक चीज़ मैंडेटरी होनी चाहिए कि आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। ज़रूरी है, ओके। अच्छा डॉक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। वो कौन से कारण हैं जो हमें दिल की बीमारियों का शिकार बना रहे हैं, जिसकी वजह से जितने आपने हार्ट से रिलेटेड बीमारियां गिनाई जो अल्टीमेटली कार्डियक अरेस्ट के रूप में बदल जाती हैं? देखिए, मैं इसमें 2-3 चीज़ों से चालू करता हूँ। डिजीज़ेज़ कुछ हैं, हम 2 तरह से डिवाइड कर लेते हैं ऐज के हिसाब से। ठीक है। कुछ डिजीज़ हैं जो बच्चों में होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं जो एडोलेसेंट्स में होती हैं और कुछ डिजीज़ 40 के बियॉन्ड होती हैं। ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें मैंडेटरी करना चाहिए चेकअप इन स्कूल्स। एक हेल्थ चेकअप ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइमली डिटेक्शन ऑफ हार्ट डिजीजेस। करेक्ट। एक बीमारी होती है जिसको हम ASD, VSD बोलते हैं, होल इन हार्ट। दिल में छेद। बिल्कुल, दिल में छेद। ये बच्चों में ही होता है, ये कंजेनिटल डिफेक्ट है। ओके। अब इसकी एक अजीब चीज़ ये है कि अगर आप इसको 8-10 साल के अंदर अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं तो ये बच्चा नॉर्मल लाइफ लीड करता है टिल व्हाटएवर एज ही हैज़ टू गो। और अगर आपने उस स्टेज पे ऑपरेशन नहीं किया तो 20 साल के आसपास ये इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाती हैं एंड यू कैन नॉट ऑपरेट दिस गाय। ओके। आपको एक जान के हैरानी होगी, मेरे पास मेरा एक कार्डियोलॉजिस्ट दोस्त था कलकत्ता में, उसका खुद का ड्राइवर, उसका बेटा। एक दिन वो मेरे पास आया कि मैंने यार कल ये देखा इसको, तो ये कुछ अजीब से सिम्टम्स थे, तो मैंने आस्कल्टेट किया तो इसको तो हार्ट में होल है। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने देखा उसको। अब इट वाज, आई थिंक हिज एज वाज अराउंड 17-18 इयर्स, Okay. ए गुड बॉय, वेरी नाइस। तो मैंने जब देखा, जब हमने उसको एग्जामिन किया और बाकी टेस्ट किए, ही वाज ऑलरेडी इनऑपरेबल। तब से मतलब वी फेल्ट सो बैड, कार्डियोलॉजिस्ट का अपने ड्राइवर का बेटा गोज अनडिटेक्टेड, बिकॉज इसमें कुछ सिम्टम्स होते ही नहीं है, तो सिर्फ थोड़ा खांसी, सर्दी, जुकाम। यही बच्चा बाद में ही डाइड आफ्टर 5 इयर्स। ना अगर उसका ऑपरेशन पहले 8-7 साल में हो जाता, ये नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता। बचाया जा सकता था। सो इसके लिए स्कूल्स में ये पेशेंट्स पिकअप करने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये पहली स्टेज हो गई। दूसरा, ये सिंपल टेस्ट है, ECG, एको वगैरह समझ में आ जाता है। एक दूसरा होता है एडोलसेंस की एज में, जिनमें ना ये जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर अब बच्चों का हो गया, अब सबका तो आप टेस्ट नहीं करेंगे एट व्हाटएवर। सो करना ये चाहिए कि जिन बच्चों की फैमिली हिस्ट्री है, देखिए आप कुछ चीज़ें नॉन यू कैन नॉट अवॉइड, चेंज नहीं लाइक आपकी जो जेनेटिक हिस्ट्री है, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके जेनेटिक मदर फादर को हार्ट अटैक आया है तो आपको अपना चेकअप 20 साल की एज के आसपास करवा लेना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या आपको शुगर की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑल दीज थिंग्स है, या आप ओबीज हैं, या आप बैड हैबिट्स हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बाकी चीज़ें हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके साथ तो एक बार चेक कर लेना चाहिए। सो दिस इज सेकेंड टाइम। और बियॉन्ड 40 ईयर्स तो सबको, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों को एक अच्छा चेकअप करना चाहिए। सो दीज आर, अब आप मुझे पूछ रहे थे कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स यही बताए जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री है, दे आर मोर प्रोन। जो ओबेसिटी है, जो काम नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, ये सारे रिस्क फैक्टर जो आजकल सबको पता है। और दूसरा मैं बताऊं, जैसे इन सिटीज़ लाइक दिल्ली पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू हैव ऑल दीज प्रॉब्लम्स। दूसरा है कि हम जो खाना खा रहे हैं, देखिए वॉट एवर सेड एंड डन, ये अच्छा हुआ आपने इसमें चाय दी, लेकिन लोग बाग क्या कहते हैं, वो प्लास्टिक के टम्बलर्स में देते हैं ना, दैट्स माइक्रो प्लास्टिक है, ये है, वो है। सो योर ओवरऑल एनवायरनमेंट इज सो बैड। सो आई डोंट थिंक वी कैन एस्केप ऑल दिस। तो मुझे तो लगता है कि सबको चेक करना चाहिए। बिल्कुल। वी आर सो प्रोन टू ऑल दिस, पोल्यूशन इतना है, हाउ कैन यू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स। तो डॉक्टर, जैसे इतने सारे आपने फैक्टर्स बताए, हेल्थ चेकअप्स की भी आपने बात की, सिम्टम्स आने पे ही हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए या फिर हमेशा कराते रहने चाहिए? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ ये सबसे, यू नो, अगर आप कभी मेरे OPD में बैठेंगे, यू विल बी शॉक्ड। एक आदमी आएगा 55 साल 60 साल का, मैंने कहता हूँ कि आपने आपको
शुगर है, अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ज़रूर ये लेबोरेटरी ने कुछ गड़बड़ रिपोर्ट दी है। अच्छा। He has diabetes, he has sugar, he has this, he has that, and then his coronaries are choked. तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आपने कभी चेकअप करा है? कभी। सब ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो बिल्कुल हेल्दी था, आज तक एक गोली नहीं खाई। देन आई टेल हिम आपने गाड़ी है? हाँ साहब कल ही खरीदी है। उसकी सर्विसिंग करते हैं? हाँ साहब टाइम टाइम पे करते हैं। मैंने कहा जब वो गाड़ी की सर्विसिंग, व्हाई डोंट यू सर्विस योर ह्यूमन बॉडी? दे विल नेवर गो फॉर चेकअप एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग इन आवर कंट्री। कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि मतलब चेकअप करवाना मतलब बीमार हो गए। टैबू बना करके रखा हुआ है उन्होंने। देखिए एक चीज़ अच्छी हो रही है, जो जेन ज़ी है और यंगर ग्रुप है ना, दे आर वेरी Aware about हेल्थ this. कॉन्शियस। मैं तो देखता हूँ कि ओपीडी में मेरे 90% जो पेशेंट्स आते हैं आजकल वो यही होते हैं, यंग फ्रॉम ऑल दीज ऑफिसेज। डॉक्टर साहब मेरे को आज बहुत टेंशन वाली लाइफ है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सो दे गेट देयर चेकअप डन। बट ये जो मिडिल पॉपुलेशन है बिटवीन द एज ऑफ 40, वो 45, change नहीं 50 होना चाहते। वो कभी अपनी जांच नहीं कराते हैं, दैट्स द वर्स्ट थिंग। हाँ, उन्हें कहते ठीक है ये सब नई बीमारियां, ये सब हमें तो हो ही नहीं सकती एकदम। दैट्स अ बैड थिंग। तो डॉक्टर कुछ हेल्थ चेकअप्स के आप नाम बताना चाहेंगे जो लोगों को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए और कराते रहने चाहिए, और कितने समय में कराते रहने चाहिए ये भी बता दीजिए। बाकी लेबोरेटरीज हैं, फोर्टिस का एजिलिस वगैरह है, इनके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, हेल्थ पैकेज 20 टेस्ट डन, 15 टेस्ट डन, 100 टेस्ट फॉर दिस। देखिए वो एक चीज़ अच्छी है, वो आप अपना चेक करवा लीजिए, नंबर्स, कोलेस्ट्रॉल, ये वो, बट वो काफ़ी नहीं होता है। सबसे बड़ा गड़बड़ ये है कि मैं देखता हूँ जितने भी यंग क्राउड है ये अपना टेस्ट करवा लेते हैं, उसमें देखते हैं सब कुछ ठीक है एंड दे थिंक दे आर फाइन। नाउ दैट्स नॉट करेक्ट। एक चीज़ ये करना चाहिए कि यू मे गेट दिस, मतलब ये टेस्ट आप करवा सकते हैं, लेकिन एक बार ये रिपोर्ट्स लेके आपको डॉक्टर के पास जाना है, और एक लंबी लिस्ट होती है टेस्ट की, एंड हर स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज एंड एन ऑर्गन। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है, हो सकता है हमें लगे कि इसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको आइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो हमें वो स्पेसिफिक टेस्ट करने हैं। तो मेरे हिसाब से 20, 25, 30 के आसपास अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं और 40 के आसपास अगर आपको रिस्क फैक्टर नहीं है, एक हॉस्पिटल में जाके टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, वो फिर डॉक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का ईसीजी, एको, सीटी वगैरह तो नहीं करवा सकते, तो डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, वो बताएगा क्या करना है, कैसा करना है। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद अपना टेस्ट ना करके और सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं। बेटर इज कि ये सारी रिपोर्ट्स लेके करवा लीजिए, उसके बाद डॉक्टर के पास जाइए। ही में ऐड 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा, उससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारे बिल्कुल करवा लेने चाहिए, ठीक है। अच्छा डॉक्टर, हम लोग पहले बात भी कर रहे थे, तो प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा बताइए कि किसी इंसान को अभी देख करके बताया जा सकता है कि आने वाले दिनों में उन्हें दिल से जुड़ी कोई बीमारी हो सकती है कि नहीं? देखिए एक चीज़ है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है, या पेशेंट को खुद समझ में आ जाएगा। एक ओबेसिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए कि लगभग सारी बीमारियां जो हैं वो रिलेटेड हैं टू डाइट। आपका डाइट कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। होता यह है कि अगर आदमी ओबीज हो और उसकी फैमिली हिस्ट्री है, दूसरा हम फीचर्स देखते हैं, कभी कभी आइज़ के नीचे वो छोटा सा वाइट कलर का वो डिपॉजिट हो जाता है, फिर हम बाकी चीज़ें भी देखते हैं, एल्बोज पे यहाँ वहाँ, उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये आदमी प्रोन है दिल की बीमारियों के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए। इनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट वगैरह ये सब लाइफस्टाइल डिजीज हैं। ये हमारे पूर्वजों में उतना ज़्यादा नहीं था, ये अब हो गया है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ आवर चेंजिंग लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, वर्किंग हैबिट्स। जैसे पुराने ज़माने में ऑफिस सब कोई पैदल जाते थे या साइकिल पे जाते थे, अब वो है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो सब लाइफस्टाइल चेंजेस हैं। फिर जैसे आईटी इंडस्ट्री है, रात को जगते हैं दिन को सोते हैं ना, सर्केडियन स्लीप खत्म हो जाती है, तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है, तो इसके लिए हमें चेकअप करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो कुछ लक्षण भी ऐसे दिखाई देते हैं जो हमें समझ जाना चाहिए, या वार्निंग साइंस जो हमारी बॉडी दे रही होती है, देखिए कि दिल से जुड़ी कोई इसमें, बीमारी? हाँ, दिल से जुड़ी हुई मतलब
आपको एक चीज़ समझना है कि जैसे मैं बता रहा था, यू कैन नॉट मतलब आपका जेनेटिक जो कंपोजिशन है उसको तो हम पेरेंट्स, बदल नहीं उसको हम बदल, सकते। दूसरा हम अपना ये नहीं बदल सकते, जैसे हम इंडियन हैं। हाँ। अब कुछ जैसे फ्रेंच पैराडॉक्स हम बोलते हैं, फ्रांस के लोगों को वो बहुत कुछ चीज़ वगैरह खाते हैं लेकिन उनको हार्ट का प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा नहीं है। इंडियंस का अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा अजीब चीज़ है कि पूरी दुनिया में हम उस कैटेगरी में समझे जाते हैं जहाँ की डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ के लोगों को होना ही है। होना ही है। अच्छा। और यही एक प्रॉब्लम है अगर आप बाकी पॉपुलेशन से कंपेयर करो। आपने अक्सर देखा होगा जापानीज बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, और इंडियंस खासतौर से फीमेल्स, आई डोंट वांट टू से, जहाँ उनकी एज 30-35 के आसपास हो, वो दे स्टार्ट डायलेटिंग। सो ये एक हमारा कुछ अजीब सा जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन, इवन मेन, हमारे पॉट बेलीज एकदम बाहर निकल जाते हैं, और ये एबनॉर्मल फैट होता है। ये मस्कुलर नहीं है, एबनॉर्मल फैट है। और वो पतले दुबले होते हैं एकदम, लेकिन पेट पे चर्बी पूरी होती बिल्कुल, है। वो एक बहुत बड़ी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है हम लोगों में, और ये हमको हमारे इंडियन जीन्स में ऐसा है। तो हमें एक चीज़ समझना है कि हम बिल्कुल अलग हैं दूसरों से, और हमें अपने प्रिकॉशंस खुद ही लेने हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जनरेशन से जो हमारा डाइट चल रहा है, वो इतना सारा चावल, 25-30 रोटियां और इतनी सी सब्जी, नो फाइबर, नो फाइबर एट ऑल, इट्स ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। धीरे धीरे करते देखिए, जीन्स एक चीज़ होता है जो म्यूटेट होते जाते हैं। तो जैसे आपने डाइट खराब किया, अपना लाइफस्टाइल खराब किया, आपके जीन्स खराब हो गए, एंड देन यू गेट ऑल दीज डिजीजेस। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे इंडियन डाइट की आपने बात कही है, तो हमारी इंडियन डाइट वैसी है जैसे आप बता रहे थे, उसमें हम कुछ बदलाव ला सकते हैं जिसकी वजह से हम इस तरह के बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं? देखिए, हमारा डाइट जो है ना, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि मतलब देखिए, कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला मैं ये कहूँगा, जो मुझे हमेशा आई वुड लाइक टू, जैसे हम कभी भी बाज़ार जाते हैं और मान लीजिए हमने किसी से समोसा खाया। अब मैं ये बताना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में कि समोसा कभी भी खराब नहीं है। ये हमें नहीं समझना चाहिए कि उसको फ्राई किया, इसको ये किया तो खराब हो गया, उससे कुछ नहीं होता। होता यह है कि जिस ऑयल में वो बॉईल कर रहा है, 1, 2, 3 के बाद वो ऑयल फेंक देना होता है। वो लोग नहीं फेंकते। वो लोग क्या, और इसमें इतनी डेंजरस, जब ऑयल बार-बार वो मैंने तो मतलब देखा है कि वो क्या करते हैं, उसी के ऊपर और डाल देते हैं, और डाल देते हैं। तेल काला हो चुका होता है। बिल्कुल। और ये जो फ्राई करते हैं, इसमें ट्रांस फैट्स बनते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो पहला चीज़ है। दूसरा, ये एक मिथ है कि घी खराब है। घी का क्यों ये अजीब सा मिथ बना? बिकॉज घी हमारे इंडिया में जब बीच में वी वर इन अ स्टेज जबकि हमारे पास बहुत पॉवर्टी थी, तो हमने घी को डालडा से रिप्लेस किया। करेक्ट। नाउ डालडा वाज हाइड्रोजनेटेड बैड थिंग, तो वो जनरलाइज हो गया कि साहब घी खराब है। एक्चुअली घी इज वेरी गुड। अब बहुत अच्छा ये है कि डालडा वगैरह मिलता ही नहीं है। अब जो आपके पास आता है वो शुद्ध घी, लेकिन लोगों के दिमाग में घुस गया है कि वो घी भी नहीं खाते। सो फेयर अमाउंट ऑफ घी इज नॉट बैड। ऑयल में जैसे सरसों का तेल खाया या पीनट ऑयल खाया, देयर पाम ऑयल इज वेरी बैड, इट शुड नेवर बी टेकन। लेकिन जितने पैकेज्ड फूड्स होते हैं उन सब में पाम ऑयल यूज किया जाता है। इतना ही नहीं, देखिए, देख दूसरा छोटा सा ये है स्टोरी। देयर इज अ बिग मल्टीनेशनल कंपनी जिसने एक ज़माने में क्या होता था कि जैसे हम खाना बनाते थे, ऑयल जो यूज़ करते थे, आपको पता है ऑयल में बनी हुई फ्राइड चीज़ें भी 3-4 दिन में खराब हो जाती थी। दैट वाज बिकॉज इट वाज अ फ्रेश ऑयल फ्रॉम द फार्म्स। फिर इस साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस किया और उसको हाइड्रोजनेशन चालू किया, जिसको कि हम रिफाइंड ऑयल बोलते हैं। उससे क्या हुआ कि उससे जो भी चीज़ें बनाई गई, जैसे बिस्किट्स बनाए गए, ये किया क्रंची जिनका टेस्ट होता है, ये सारे की शेल्फ लाइफ महीनों और सालों बन गई। सो इससे क्या हो गया कि ये सारी चीज़ें स्टोर होने लगी, एक्सपोर्ट होने लगी, पूरी दुनिया में जाने लगी, एंड द ऑयल ऑल्सो लुक गुड। अगर आप साधारण ऑयल देखेंगे वो बहुत अजीब सा दिखता है, रिफाइंड ऑयल इज सो गुड लुकिंग, इट्स नाइस। तो लोगों ने रिफाइंड ऑयल चालू किया खाना, उससे हाइड्रोजनेटेड वाज अ बिग प्रॉब्लम।
इससे सारी चीज़ें खराब हो गई। इनफैक्ट वर्ल्ड WHO ने बोला है कि बाय 2024 ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल है इसको ज़ीरो किया जाए। नोबडी मतलब जिसको कहते हैं हम ट्रांस फैट्स को ज़ीरो किया जाए, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, 2024 तो निकल चला गया। सो ये चीज़ें हैं जो कि खराब हैं। तो ये ऑयल इज़ बैड। और ऑयल से भी खराब जो है वो शुगर है। चीनी तो है ही है, कार्बोहाइड्रेट्स इन एनी फॉर्म। ओके। आप एक चीज़ समझ लीजिए, और ये थोड़ा ज़्यादा मेडिकल ये हो जाता है। आपको पता है, आप चाहे कितना भी कट करें कोलेस्ट्रॉल, 70% कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में खुद ही बनता है बॉडी से। और वो कहाँ से बनता है? दिन को आप जो कुछ भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ये वो सब, मान लीजिए आपने फैट बिल्कुल नहीं खाया, आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाया और आपने रिफाइंड शुगर वगैरह खाया, रात को ये लिवर में जाएगा और लिवर उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है और बॉडी में फेंक देता है। सो आप जितना शुगर ज़्यादा खाएंगे उतना ही आपका, तो इसको हम मेटाबॉलिक एक्सेस बोलते हैं, जिसमें कि सारी चीज़ें आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द वर्स्ट थिंग। अगर आप मुझसे एक चीज़ पूछें खराब क्या है, और वो है शुगर। शुगर इज़ द वर्स्ट पॉइजन। Any form is bad. Now what we should do is we should cut down the intake of मैं तो हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप एक चपाती खाओ, 2 चपाती खाओ, आप 1 कटोरी राजमा खा सकते हो, 1 कटोरी दाल खा सकते हो, 1 कटोरी सोयाबीन खा सकते हो, सोया है, हज़ारों चीज़ें हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, योगर्ट खा सकते हैं। तो आपका डाइट विल बी नॉर्मल। सिर्फ एक चीज़ है कि जो आप राइस और चपाती इतना ज़्यादा खाते, एंड चपाती इन एनी फॉर्म, ब्रेड हो गया, चपाती हो गया, दे आर ऑल बैड। अब लोग बाग कहते हैं बाजरा, होता ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो होता है। सो ऑल दीज थिंग्स अगर हम डाइट में, सी सॉल्ट शुगर, 2 चीज़ें हैं दैट कम, शुगर तो बहुत ही ख़राब है, सॉल्ट भी थोड़ा कम कर देना चाहिए। If you follow these things, तो I think lots of things will change. Exactly. जैसा आपने बताया अभी कि चावल और जो रोटियां हैं उसको कम करके सब्जियों का पोर्शन बढ़ाए, फाइबर का पोर्शन बढ़ाए अपने प्लेट में। जैसे मैं तो ये भी बोलता हूँ कि जैसे राजमा हुआ, दाल हुआ, ये जो रहता है ना बंगाल ग्राम्स हुआ, ये सत्तू वत्तू जैसे सत्तू चीज़ें रहती हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब मॉर्निंग में अगर 1 गिलास में डाल दिया, फिर दिन को खाया, बाकी चीज़ें, इट्स वेरी गुड प्रोटीन। एंड इफ़ यू आर टेकिंग नॉन वेज, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक ए स्लाइस ऑफ चिकन ले सकते हैं, एग्स ले सकते हैं, 2 एग से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बॉदर अबाउट इट। थोड़ा सा घी ले लिया, थोड़ा सा ये खराब नहीं है। एक्सेसिव क्वांटिटी में ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज बैड, बट जैसे मस्टर्ड ऑयल लिया, पीनट ऑयल लिया, बाकी चीज़ें, दे आर नॉट बैड। तो डॉक्टर, खाने में ही, डाइट में अगर हमारे कुछ कल्प्रिट्स के नाम ही लेने हो कि कोई ऐसे खाने की चीज़ें जो सच में हमारी लाइफस्टाइल भी ख़राब कर रहे हैं और हमें दिल की बीमारियों की तरफ हर दिन बढ़ा रहे हैं, तो वो कौन से, अगर हमें 5 चीज़ों के नाम लेने, तो 5 फूड कल्प्रिट्स कौन कौन से होंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा कि पहला, वाइट शुगर को बिल्कुल बंद कर दीजिए। दूसरा, स्ट्रीट फूड जितना भी है, जंक फूड जो हम खाते हैं इधर उधर, पास्ता, पिज़्ज़ा, ये सब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, बट यू शुड नो कि द वे इट इज़ बीन कुक्ड। फॉर्चुनेटली बाकी जो ये अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, बट दे आर एटलीस्ट, उनके लेबल पे लिखा रहता है कि उनका क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये दूसरा। तीसरा चीज़ है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपका खाना ऐसा एक प्लेट में है, तो उसका हाफ कर लीजिए। दिन भर में आदमी, मान लीजिए अराउंड एक थाली पूरी बना लीजिए, आधा उसका रखिए, आधे में वेजिटेबल्स, आधे में सलाद, ये मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स। सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। फिर इस तरफ जो आधा बचता है उसमें आधा निकाल दीजिए, उसमें दाल, पल्सेस एंड अदर थिंग्स। अब जो बाकी बचता है उसको भी 2 में डिवाइड कर दीजिए, एक में दही, दूध और बाकी चीज़ें हो गया। लास्ट जो बचता है उसको भी 2 में डिवाइड कीजिए, थोड़ा नट्स वगैरह डाल दीजिए। बाकी जो बचता है सिर्फ वो शुगर, सॉल्ट, आपका ये जो राइस, चपाती, ये सब मिला दीजिए। सो दिस इज हाउ अ हेल्दी डाइट शुड लुक लाइक। एंड यू नो, मुझे नहीं लगता है कि ये करना कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग बाग कर सकते हैं। जैसे
मैं अक्सर इनको बोलता हूँ जो ये मैक्सिकन टोटियाज रहते हैं ना, आप एक काम करो, एक चपाती लो, उसके आप ऊपर ये सैलड डालो, बीन्स डालो, ये डालो, एंड देन यू कंज्यूम ओनली वन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर और वेजिटेबल्स एंड अदर थिंग्स. सो बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं है. वी कैन डू इट. कर सकते हैं, लेकिन लोग करना नहीं चाहते. करना नहीं चाहते. एग्जैक्टली. प्रॉब्लम ये. तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स भी हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आई डोंट, मुझे ये बिल्कुल जमता नहीं है. सुपर फूड. यू नो, लोगों को क्या हो गया, दिमाग में घुस गया है. वो एक चीज़ थैंक्स टू मीडिया वो पॉपुलर कर देते हैं. जैसे अब वो आजकल ये हो गया कि साहब, मेरे को तो डॉक्टर एक मेरे से बोलता है, आप क्या ले रहे हैं साहब? वो मोरिंगा लीव्स ले रहे हैं. अब मैंने कहा यार, एक ज़माने में मैंने उसे ही बोला, ये अपने डॉक्टर साहब हैं जो एनेस्थेटिस्ट हैं, मैं हैरान हो गया. मैंने कहा यार, इतना महंगा लेके आओ, मेरे सड़क पे पड़ा हुआ है. मोरिंगा इज दैट, हाँ, उसके लीव्स पहले ये बकरियां खाती थी. साधारण आदमी बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो. अब सडनली उसका प्राइस, अगर आप उसका एक डब्बा देखें, आई एम रियली सरप्राइज्ड. और फिर लोग उसको परचेज करते हैं. देखिए, ये जो हाइप होता है ना किसी चीज की तरफ, ये गलत चीज है. देयर इज नथिंग लाइक ए सुपर फूड, देयर इज नथिंग लाइक ए. हाँ, अब जैसे नट्स हैं, नट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. आलमंड्स हो गया, मेरे को तो 2-3 ही लगते हैं, वॉलनट्स, आलमंड्स वगैरह. बट अगर एक पुअर आदमी है, अगर वो नॉर्मल डाइट अच्छी तरह से खाए, देखिए मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप जैसे पल्सेस हैं, हमको इंडिया में दाल दी गई है और राइस, चपाती वगैरह, इट इज़ वेरी गुड. फ्रूट्स हमारे बनते हैं. जैसे मैं अपना, जो हमारा वॉचमैन है, जब मैं उसको गांव जाते हो, उनके पास दाल भी उगती है, उनके पास राइस भी उगते हैं, वेजिटेबल्स हैं, 2 मुर्गियां हैं, गाय है. इससे अच्छा हेल्दी फूड हो ही नहीं सकता है. उसको काहे को ये सब सुपर फूड खाने की जरूरत है? जितना ऑर्गेनिक उतने चीज़ें. बिल्कुल आराम से, विदाउट ऑर्गेनिक तो मुझे मालूम नहीं आजकल होता है कि नहीं, क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो हर जगह हैं. आपके मतलब जहाँ भी, आई डोंट थिंक इट इज रियली ऑर्गेनिक, बट यस, ऑर्गेनिक अगर हो तो बहुत अच्छा है, विदाउट एडिंग दीस थिंग्स. डॉक्टर, मतलब एक्सरसाइज की जब आप बात कर रहे थे तो उसमें आपने कहा था कि डॉक्टर से पूछ करके एक बार जान लेना चाहिए कि कौन से एक्सरसाइज आपकी बॉडी को सूट कर रहे हैं. कोई ऐसे नॉर्मल भी एक्सरसाइजेज हैं जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस दुनिया की सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है वॉकिंग 3 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स. 30 मिनट्स, ओके. आप उसको 45 से चालू कीजिए और धीरे धीरे 30 तक आने की कोशिश कीजिए. आप कल इसको ट्राई कीजिए. इट इज़ अ वेरी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज. आप जब चलेंगे ना, आप रियलाइज करेंगे 30 मिनट्स में इतना कवर नहीं हुआ. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर. फिर ऐसा देखिए, और हम डिस्टेंस भी देख सकते हैं, हम घड़ी पे देख सकते हैं. सी, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस डिवाइसेस, ये जो स्मार्ट वॉचेस है. इससे एक चीज होता है कि आपको आइडिया लगता है कि आज आपने कितनी एक्सरसाइज की. जैसे सपोज आपने दिन भर में 10,000 स्टेप्स किए, इट्स अ वेरी गुड थिंग. फीलिंग अच्छी आती है, बहुत अच्छा. एंड इस फीलिंग में ऐड हो जाता है जब आपको वॉच वो स्पार्क देती है कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव डन दिस. करेक्ट. बट इससे क्या हो गया है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाता है. आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, एंड द प्राइसेस हैव गॉन डाउन. सो इसका मतलब ये है कि हम अपने हार्ट रेट को, बाकी चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट. जैसे हम बोलते थे ना कि चेकअप नहीं करवाते थे. अब इससे एक चीज़ होता है कि आदमी को आइडिया, बहुत बार मेरे पास लोग आते हैं कि सर मैंने अपने ये वॉच लगाई या वो पल्स ऑक्सीमीटर, इसमें सैचुरेशन कम था. दे कम टू अस, बट दिस इज जेन ज़ी एंड अदर्स. पुराने वाले लोग बिल्कुल बॉदर नहीं करते, वो तो स्मार्ट वॉच पहनते भी नहीं है. सो यू नो, बट मोबाइल फ़ोन से आजकल ऐप्स डाउन हो गए. तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो धीरे धीरे बनती जा रही हैं. ओके. तो मतलब एक्सरसाइज में हम लोग वॉकिंग से स्टार्ट कर सकते हैं? सिर्फ वॉकिंग. वो अच्छा आप नहीं, 2-3 चीज़ें हैं आपकी लेवल पे. जैसे इस एज ग्रुप में वॉकिंग इज मोर देन अ, बाकी बिकॉज बाकी चीज़ें हम करते रहते हैं. बट एट ए ओल्डर एज, जैसे 60 के आसपास है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करने चाहिए. मतलब ना, ऐसे थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग, थोड़ा सा, क्योंकि हम तो ऑफिस जाते हैं, दिन भर काम करते हैं. वो उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वॉक कर लिया, उसके बाद वो घर पे बैठे रहते हैं. तो उस वॉकिंग से एक चीज़, हार्ट और लंग्स ठीक हो जाते हैं. लेकिन स्पेसिफिक है, जैसे हाथ का है, उसको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं होते, लेग्स को एक्सरसाइज नहीं होते. सो दे हैव टू डू सम पुशअप, सम स्मॉल लिटिल एक्सरसाइजेस, वो करने चाहिए. बट ऐसा नहीं कि जिम में नहीं जाना चाहिए. जिम में एक चीज़ अच्छा होता है, इट्स अ रेगुलेटेड एक्सरसाइज.
तो आप उधर जा सकते हैं, बट बिफोर यू टेक अप वेरी हैवी स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, उसके पहले एक बार चेकअप जरूर करा लीजिए। ओके डॉक्टर, इसमें लाइफस्टाइल में कुछ कुछ हम लोग गलतियां भी करते हैं। बहुत सारे लोग स्मोकिंग, अल्कोहल की तरफ काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से हमारे दिल पर कितना बुरा असर पड़ता है? देखिए, स्मोकिंग इज एब्सोल्युटली नो नो। बिग नो। एक चीज है जिसका स्मोकिंग और टबैको इन एनी फॉर्म, सी स्मोकिंग से आदमी को लंग का कैंसर होता है, हार्ट का डिजीज होता है, ये दो चीजें। चूइंग टबैको से कैंसर माउथ का होता है एंड हार्ट डिजीज होता है। सो चूइंग और टबैको इज एब्सोल्यूट जीरो। जहां तक ड्रिंक्स का सवाल है, आइडियली इफ यू कैन अवॉइड, बहुत अच्छा है। अगर बिल्कुल ही ऐसा प्रॉब्लम है तो 2 स्मॉल पैग्स इन पर वीक आर अलाउड, 2 to 3 स्मॉल पैग्स। उसका भी मैं इस प्रोग्राम में बता दूं, होता यह है कि दैट गोज टू योर लिवर। अब लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता है 2 या 3 पैग पर वीक के। उसके ज़्यादा जो रहता है दैट रिमेन्स इन द लिवर एंड कॉजेज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सो अल्कोहल पर से इज नॉट द बेस्ट थिंग टू बी टेकन, बट थोड़ा बहुत ले लिया तो उससे कोई, लोग बाग आजकल ये दिमाग में घुस गया है कि इससे हार्ट डिजीज प्रिवेंट होती है और वो ह्यूज क्वांटिटीज। रेड वाइन को लेकर के है। बिल्कुल, इट्स नॉट, इवन रेड वाइन शुड बी टेकन इन अ पर्टिकुलर डोज। एक गिलास ले लिया तो ठीक है, बट यू कैन नॉट कीप ऑन कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, दैट्स बैड। ओके, तो स्मोकिंग और अल्कोहल, मतलब स्मोकिंग तो बंद ही कर देना चाहिए। देखिए, दैट वे लॉट्स ऑफ थिंग्स, जैसे ये जंक फूड है वो नहीं खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ और ये प्रोसेस्ड, अल्टीमेटली जो ये चीज़ बटर वगैरह, इफ दे आर इन प्योर फॉर्म दे आर ऑलवेज गुड, बट ड्यू टू कमर्शियल रीजंस हमें इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, दे आर ऑल प्रोसेस्ड। सो अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी चीज़ है वो खराब हो जाती है बिकॉज वी वांट टू। अब आई एम श्योर आपके घर में, मेरे घर में, वी कैन नॉट, हम घर में घी नहीं बना सकते हैं, मक्खन नहीं बना सकते हैं, तो वी हैव टू डिपेंड अपॉन दैट, बट इफ यू कैन डू दैट, वेरी गुड, इट्स देन यू कैन कंज्यूम दैट आल्सो। ओके, लेकिन ये ट्रेंड चला है अभी। मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो घर में ही दूध से पनीर भी बना रहे हैं, घी भी बना रहे हैं। See, that's what, but this is the younger population that's trying to go for it. I do. And it is very good. It's very good. In fact, then you can consume and get the benefit of these good products. Exactly. डॉक्टर, कार्डियक अरेस्ट के भी बात कर लेते हैं, उस पर आते हैं। जैसे आपने ट्रीटमेंट वगैरह की बात की, तो एक बार किसी को कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी जान बच गई, उसके बाद फिर उसको अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव लाने चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो बंद कर देनी चाहिए ताकि उसको दोबारा दिक्कत ना हो? जैसे किसी को कार्डियक, हम इसे कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर बोलते हैं, जैसे सर्वाइव कर गए आप, उसके बाद पहला मालूम करना चाहिए कि ये कार्डियक अरेस्ट आपको हुआ क्यों था। जैसे मैंने बताया कि इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, वाल्व की वजह से, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से, तो पहले उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाल्व की वजह से है, आपने वाल्व चेंज नहीं किया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, डाइट वाइट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। सो गेट इट ट्रीटेड फर्स्ट, और फिर डिपेंड करता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है तो ऑब्वियसली आपको डाइट में फैट बंद करना है, कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, एस्पिरिन लेना है, थिंग्स लाइक दैट। अगर ये वाल्व की वजह से है तो इसका डाइट से कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ बीन ड्यू टू सम इन्फेक्शन। अगर आपको कार्डियोमायोपैथी है, देन इट इज़ कंजेनिटल हार्ट रादर देन एनीथिंग एल्स। तो आपको ना ये देखना है कि कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवल को इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, एंड द डॉक्टर विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ डू एंड डोंट्स, जिससे कि आपको मालूम चलेगा कि आपको कर। बट ऑन एन एवरेज हेल्दी डाइट, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन, ये इज गुड फॉर द होल बॉडी। इट्स नॉट ओनली, ओके वी आर डिस्कसिंग हार्ट एट द मोमेंट, बट डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, किडनी, सब के लिए। जैसे हमेशा मैं बोलता हूँ कि जैसे आप, पानी है, कम से कम 6 से 7 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अब दैट्स गुड फॉर योर किडनी, गुड फॉर योर अदर थिंग्स। तो ये सब चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स। बट यस, स्पेसिफिक अगर आप बोलें तो अरेस्ट के बाद आदमी को एक बार हार्ट का चेकअप करवाओ एंड गेट द डिजीज सॉर्टेड आउट फर्स्ट। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल फिर हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट लाते हैं जिसकी वजह से भी दिल की बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये 3 साइलेंट किलर्स हैं। प्रॉब्लम यह है कि कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का ज़्यादा है, मान लीजिए देयर इज़ अ पर्सन, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, ब्लड प्रेशर के कोई सिम्टम, अनलेस वो 200 हो जाए तो पेशेंट को सिर में दर्द होता है। डायबिटीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं है, एक्सेप्टिंग मतलब यूरिनेशन बार बार होता है। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, दे आर सीरियस रिस्क फैक्टर्स टू आवर बॉडी। और जहाँ तक
इन चीज़ों से प्रॉब्लम ये होती है कि ऑल थ्री अफेक्ट हार्ट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे किसी को अगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो बट इफ़ ही इज़ हाइपरटेंसिव विद डायबिटीज़, एज आई टोल्ड यू, ये एक ही एक्सिस है। जिसका शुगर ज़्यादा है, जो डायबिटिक है, ही इज़ प्रोन फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल। और वी शुड नॉट, मैं देयर इज़ नो नीड टू डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं और ऐसा होता भी है कि अगर हमारा जेनेटिक कंपोजिशन ठीक नहीं है, अगर हमारे कोलेस्ट्रॉल नंबर्स नॉर्मल भी होंगे, ब्लड प्रेशर, कई पेशेंट्स होते हैं साहब मेरे को तो ब्लड प्रेशर भी नहीं था, डायबिटीज़ भी नहीं था, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था, मैं तो हमेशा पैदल चलता हूँ, हमेशा दाल रोटी खाता हूँ, मेरे को ये क्यों हो गया? द रीज़न इज़ ही हैज़ अ जेनेटिक प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ विच इवन द कोलेस्ट्रॉल जो कि नॉर्मल है इसकी बॉडी में स्टिक्स टू द आर्टरीज। तो ये चीज़ें समझना बहुत, सो इट्स अ क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, बट एक चीज़ है, ऑल थ्री आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट अटैक। ये तीनों चीज़ें। हाइपरटेंशन से क्या होता है मैं डिटेल में नहीं, जब कोलेस्ट्रॉल का सबको मालूम है, लेकिन हाइपरटेंशन का आइडिया नहीं रहता। हाइपरटेंशन से क्या होता है, हार्ट मसल्स बहुत थिक हो जाते हैं, हम उसको हाइपरट्रोफी बोलते हैं। द रीज़न इज़ हार्ट की मसल्स 100, 120, 130 ब्लड प्रेशर तक आराम से इजेक्ट करती है। जैसे ही वहाँ प्रेशर 180 हुआ तो हार्ट को बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स बड़ी हो जाती हैं, बिग, ऐसे ही हार्ट की मसल्स भी चौड़ी होने लगती है। एंड नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, दिस कॉजेज कार्डियक हाइपरट्रोफी, इट कॉजेज ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। इतना ही नहीं, दिस लीड्स टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ एओर्टिक प्रॉब्लम, डिसेक्शंस होते हैं, कई प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे ही डायबिटीज़ जहाँ तक है, डायबिटीज़ इज़ ए प्रिकर्सर फॉर हार्ट, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। सो यू नो, और डायबिटीज़ से फिर किडनी डैमेज हो जाती है, आइज डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाता है। सो ये तीन चीज़ें हैं, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट दैट अगर इन तीन में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर। और डॉक्टर, एक बार अगर कार्डियक अरेस्ट किसी को हो गया, चांसेस हैं कि बचने के बाद फिर वो दोबारा भी हो सकता है? देखिए, अब अगेन ये तो हो ही सकता है, मतलब देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अगर उन्होंने अपने डिजीज़ को करे, इसमें कार्डियक अरेस्ट के बाद क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो है आप, हमने डायग्नोज किया कि ये करेक्टेबल डिजीज़ है। अगर आपने वो डिजीज़ करेक्ट किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, बहुत पॉसिबिलिटी है कि 90% चांसेस है कि आपको नेक्स्ट अटैक नहीं आएगा, मतलब होगा नहीं। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इस अरेस्ट में आपका हार्ट इतना डैमेज हो गया है या आपको जो डिजीज़ है वो ट्रीटेबल नहीं है क्योंकि आपने सही टाइम पे नहीं करवाया। ये एक अलग ग्रुप ऑफ पेशेंट्स होते हैं जो कि अरेस्ट के बाद हम इनको बोलते हैं कि भाई यू आर प्रोन फॉर सेकेंड प्रॉब्लम। और ये होता है कई कई डिजीज़ में, हम बोलते हैं भाई आपको फिर से ये अटैक आ सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। फिर इनको काफ़ी सारे डिवाइसेस देते हैं, मॉनिटर्स देते हैं, बाकी चीज़ें देते हैं, दैट्स पॉसिबल। तो फिर कार्डियक अरेस्ट जिस इंसान को हुआ है, उसकी बॉडी में जो भी डैमेज हुआ है, उसको हील होने में फिर कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि वो अरेस्ट कितनी देर तक रहा, सीपीआर कितनी देर तक रहा, उसके प्राइमरी ऑर्गन्स जो हैं वो पहले कितने हेल्दी थे। देखिए, अगर किसी का लिवर पहले से ही डिजीज़ था, किडनी पहले से ही डिजीज़ था, अब आपने उसको सीपीआर वगैरह दिया, देयर वाज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम रहा है, तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं इनको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होती हैं और इसको हील होने में बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन यूजुअली अगर पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल में है या घर पे उसको सीपीआर दिया, उसका हार्ट एंड ही हैज़ हेल्दी ऑर्गन्स, तो इनके ऑर्गन्स ज़्यादा डैमेज नहीं होते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आपका प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की कंडीशन कैसी थी। ओके। अच्छा, अगर डॉक्टर किसी को समझना हो कि कार्डियक अरेस्ट के वक्त उस पेशेंट को कैसा फील हो रहा होता है, तो फिर आप कैसे बताएंगे? जैसे मैं बता रहा था, इट्स अ सेंस ऑफ, वो होता है ना इम्पेंडिंग डूम, उसको लगता है, पेशेंट खुद ही बताएगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। एक अजीब सी फीलिंग होती है जिसमें पेशेंट को यू नो सिंकिंग फीलिंग होती है कि वो डूब रहा है। डूब रहा, सिंकिंग मतलब आप कैसे बताएंगे, जैसे होता है ना कि मतलब ही इज डाइंग, ऐसा लाइट हेडेडनेस होता है, दिखने में कुछ कम हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ही नोज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ है। हाँ, और ये काफ़ी अजीब से सिम्टम्स होते हैं, जैसे ना ब्लर्ड विजन चालू हो जाती है। सो ऑल दीज फीचर्स आर जस्ट कि कार्डियक अरेस्ट
ऑलमोस्ट आ रहा है ओके और पेशेंट खुद ही बोलेगा कि आई एम दे Not हैव feeling दिस well. डेफिनेटली। ओके तो इस सेशन में डॉक्टर हमने कार्डियक अरेस्ट पर काफ़ी सारी बातें कर ली। आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप हर दिन अलग अलग पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, कुछ ऐसी लाइफ सेविंग टिप्स जो आप हमारी ऑडियंस को एज अ गो टू होम मैसेज देना चाहते हो ताकि उन्हें आगे चलकर दिल से जुड़ी कोई बीमारी ना हो? देखिए सबसे पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हेल्थ चेकअप नहीं करवाते हैं। तो आज से एक चीज़ कीजिए कि अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं तो ज़रूर अपना हेल्थ चेकअप कराइए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, इंडियन डाइट इज़ अ बहुत अच्छा डाइट होता है। इवन इफ़ आप वेजिटेरियन है, ये हमेशा मैंने देखा है कि हम तो वेजिटेरियन हैं तो हमको डेफिशिएंसी होती है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप अच्छा डाइट खाएंगे और मैंने जैसे बताया आपको चलिए 3 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, अगर आप ये 3 चीज़ें फॉलो करते हैं, पहला अपना चेकअप करवाना, डाइट को कंट्रोल करना और तीसरा वॉक 3 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, इससे अच्छा कुछ नहीं है। वी कैन हैव अ हेल्दी नेशन। ओके तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में आप हमारे साथ जुड़े, My pleasure. आपने कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें इतनी आसान भाषा में लोगों को समझाई। आई होप आपको ये सेशन सही लगा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सो Thanks. मच ऑडियंस। आई होप इस सेशन के जरिए आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में हर चीज़ें पता चली होंगी, अपने हार्ट को हम कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं डाइट के जरिए, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज के जरिए। सर ने हमें जाते जाते बहुत सारी लाइफ सेविंग टिप्स भी बताई हैं जो अगर आज से ही हम अपनी लाइफस्टाइल में, रूटीन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत हद तक हम दिल की बीमारियों के रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।